Hello students, welcome back to the channel. So here I am with chapter number 3, pair of linear equations in two variables for our series The Concept Corner. चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप मुझे ये बताइए कि क्या कभी लाइफ में ऐसी कंडीशन आई है जहाँ दो सिचुएशंस को सेटिस्फाई करना बहुत ज़्यादा जरूरी है क्या? क्योंकि आप दोनों भी मिस नहीं कर सकते। जैसे मैथ्स की एग्जाम वाले दिन बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे, आप दोनों ही कंडीशंस को सेटिस्फाई करना जरूरी है। आप एक को भी अनसेटिस्फाई नहीं कर सकते। बस ऐसा ही कुछ ये चैप्टर है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन नाम सुना सुना लग रहा होगा। जी हाँ, हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। लीनियर इक्वेशन क्या होती है बच्चों? एक इक्वेशन जिसके वेरिएबल की डिग्री क्या होती है? 1। जैसे कि 3x प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ वेरिएबल क्या है बच्चों? x। तो x की जो पावर है, ठीक है, x की पावर यहाँ क्या है? 1। क्या यहाँ आपको और कोई x दिख रहा है? नहीं। तो इसका मतलब इस पूरे इक्वेशन में, इस पूरे पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है? 1। और ये इसकी डिग्री है, ठीक है। तो एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट पावर क्या होती है? 1 होती है, उसे हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। तो लीनियर इक्वेशन तो आपको क्लियर है इन टू वेरिएबल, ठीक है। अब यहाँ आपको कितने वेरिएबल दिख रहे हैं? सिर्फ एक, सिर्फ x दिख रहा है आपको यहाँ पे। अगर मैं इसके साथ में एक और वेरिएबल इस पॉलिनोमियल में ऐड कर दूं तो ये आपका बन गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अभी भी खत्म नहीं हुआ है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो पेयर, पेयर मतलब जहाँ दो होते हैं। अब अगर मैं एक और ऐसी इक्वेशन लिख दूं, ओके, तो अब आपके चैप्टर का नाम जो है आपको समझ में आया। देखिए, ये था एक लीनियर इक्वेशन, ये बन गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और ये दोनों मिलके बन गए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो हम इस पूरे चैप्टर में इसको समझने वाले हैं, ठीक है। हम क्या करने वाले हैं बच्चों इस चैप्टर में? हम यहाँ जो वेरिएबल है, ठीक है, इनकी वैल्यूज फाइंड करेंगे। अब वैल्यूज कैसे फाइंड करेंगे? जो x यहाँ x की वैल्यू है वो ही x की वैल्यू यहाँ सेटिस्फाई होनी चाहिए। जो यहाँ y की वैल्यू है वो ही y की वैल्यू यहाँ सेटिस्फाई होनी चाहिए। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। मतलब हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो यहाँ भी x इक्वेशन में अपन डाले। हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जो हम इन दोनों ही इक्वेशन में x की जगह सेम नंबर डालें और y की जगह सेम नंबर डालें तो ये इक्वेशंस क्या बन जाए? जीरो बन जाए, ठीक है। मैंने जैसे आपको बताया था लास्ट चैप्टर में कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? जब किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आती है? जीरो आ जाती है। वही अगर अपन इक्वेशन में बात करें तो मैंने आपको फिर भी बताया था कि इसे हम क्या बोलते हैं? रूट्स बोलते हैं, ठीक है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे डिफिकल्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज कि आपको वर्ड प्रॉब्लम में से इक्वेशन बनाना। देखिए, बच्चों को सब इस चैप्टर में सब कुछ आता है, बट सिर्फ एक चीज में वो लैक कर जाते हैं, जो कि है वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन बनाना, ठीक है। बट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन यू इट द सिंपलेस्ट मैथड। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आती है तो प्लीज कमेंट कीजिए। तो आपकी बुक का ही कंडीशन देख लेते हैं, जो कि आपके पेज नंबर 24 पे है, ठीक है। अकीला वेंट टू अ फेयर इन हर विलेज। तो एक लड़की है जो कहाँ गई है? फेयर में। She went to enjoy rides on a giant wheel and play hopla, a game in which you throw a ring on the item kept in store, and if the ring covers any object completely, you get it. ओके, तो अखिला जो है वो फेयर में गई है और उसको क्या करना है? उसे जाइंट व्हील पे एक राइड लेनी है और क्या खेलना है? उसे होपला खेलना है। होपला क्या? जाइंट व्हील जिसमें हम बैठते हैं, जो कार्ट व्हील जैसा होता है, ओके। एंड होपला इज व्हाट? जब आप किसी चीज रिंग को थ्रो करते हैं एंड वो किसी ऑब्जेक्ट को कंप्लीटली अगर अंदर चली जाती है रिंग तो वो आपका हो जाता है, ओके। तो अखिला ने कितने गेम खेले हैं? 2। द नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड होपला। ओके, अब हम वो यहाँ से क्वेश्चन की शुरुआत कर रहे हैं कि उसने जितनी बार होपला खेला है वो हाफ है किसका? राइट्स शी हैड ऑन द जाइंट व्हील। उसने जितनी बार जाइंट व्हील पे राइड की है उससे हाफ टाइम उसने क्या खेला है? होपला खेला है। इफ ईच राइड कॉस्ट ₹3, अगर एक राइड जो है 3 रुपीज की है, एंड
गेम ऑफ होपला कॉस्ट ₹4 और जितनी बार इसने होपला खेला है तो 1 टाइम का क्या है ₹4। हाउ वुड यू फाइंड आउट द नंबर ऑफ राइट्स शी हैड? आप कैसे फाइंड करेंगे कि उसने कितनी राइट्स ली है और कितनी बार उसने होपला खेला है? अगर आपको उन्होंने टोटल एक्सपेंस दिया है ₹20। अब देखिए बच्चों, यही पार्ट बच्चों को सबसे जो डिफिकल्ट लगता है कि वर्ड प्रॉब्लम में से इक्वेशन बनाना। इक्वेशन को तो वो सॉल्व कर ही लेते हैं बट इक्वेशन बनाना नहीं आती। तो चलिए हम करते हैं। लेट द number of rights had by her be x। ओके, देखिए बच्चों, चैप्टर का नाम क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो दो वेरिएबल तो आपको यूज करने ही पड़ेंगे, ठीक है। बट वन मोर थिंग, आप दो से तीसरा वेरिएबल को यूज नहीं कर सकते। यू जस्ट एंड यू हैव टू यूज ओनली टू वेरिएबल्स। ओके, तो सबसे पहले हमने उसने जितनी राइट्स ली है उसे क्या मान लिया? x। ओके, तो और हमने अज्यूम किया है कि उसने कितनी बार राइट्स ली है x और कितनी बार उसने होपला खेला है। होपला लिखने की जगह नहीं, इसकी वजह से प्लेड लिख दिया है। तो उसने जितनी बार होपला खेला है वो हमने y अज्यूम किया। अब हम क्वेश्चन को वापस से पढ़िए, ठीक है। क्वेश्चन में लिखा है द नंबर ऑफ टाइम्स। देखिए बच्चों, जैसे मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ, अगर आप ऐसे करेंगे तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आप सबसे पहले क्या एक एक लाइन को पढ़िए और उसे अपनी नोटबुक में लिखते जाइए। द नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड होपला, ठीक है, हमने इतना पढ़ा। अब नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड होपला कितना है? 1। तो हम लिखेंगे 1 इज, तो इसकी जगह हम डाल देंगे इक्वल टू, ठीक है। द नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड होपला इज half the number of rights she had on giant wheel। half मतलब 1/2 the number of rights on giant wheel। उसने giant wheels पे कितने राइड ली? x। ये बहुत इजी था बच्चों। सबसे पहले उन्होंने कहा कि उसने जितनी बार क्या किया है? प्ले किया है। तो प्ले कितनी बार किया? x। सॉरी, प्ले कितनी बार किया? 1। तो उन्होंने लिखा y इज, इसकी जगह इक्वल्स टू क्या है? हाफ। हाफ की जगह 1/2, 1/2 इज हाफ। हाफ किसका हाफ? अब यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे बीच में प्लस का साइन लगा देते हैं। प्लस का साइन नहीं आएगा, आपको उन्होंने कुछ भी जोड़ने के लिए, एडिशन करने के लिए नहीं बोला है। उन्होंने आपको बोला है कि इसका हाफ है। तो जब हम किसी चीज का हाफ फाइंड कर रहे हैं, किसी चीज का ट्वाइस फाइंड कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये दोनों क्या है? मल्टीप्लीकेशन में है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। नाउ सेकेंड, इफ ईच राइट कॉस्ट ₹3। अब उसने कितनी राइट्स ली? उसने x राइट्स ली, ठीक है। अब मुझे आप एक बात बताइए कि अगर आप एक बार राइट पे जा रहे हैं तो आप कितने रुपीस दे रहे हैं? ₹3। आप 2 बार राइट पे जा रहे हैं तो आप कितने रुपीस देंगे? ₹6। आपके टोटल जो एक्सपेंस हो जाएगा। अगर आप 3 बार राइट पे जाएंगे तो आप कितने रुपीस देंगे? ₹9। अगर आप 4 बार राइट पे जाएंगे तो आप कितने रुपीस देंगे? ₹12। तो क्या मैं ये कह सकती हूँ, देखिए मैं सिचुएशन को लिखती हूँ। अगर आप एक बार राइट पे गए तो आप दे रहे हैं ₹3। 2 बार गए तो आप दे रहे हैं ₹6। 3 बार तो ₹9 एंड 4 बार तो ₹12। तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि आप जितने टाइम्स राइट पे गए हो आप उसको मल्टीप्लाई कर रहे हो 3 से। 1 into 3 3, 2 into 3 6, 3 into 3 9, 4 into 3 12। इसका मतलब जितनी नंबर ऑफ राइट है। अब अगर आपसे मम्मी पूछेगी कि बेटा आपने कितनी बार राइट्स ली, तो आप बोलोगे कि मैंने 4 टाइम राइट्स ली। और मम्मी पूछेगी कि आपने कितने पैसे खर्च किए, तो आप कहेंगे ₹12। तो ये 12 कहाँ से आया? एक राइट के ₹3 थे, तो 4 राइट्स के कितने रुपीस होंगे? 4 into 3 ₹12। ओके, तो
अब अखिला ने भी क्या किया, अखिला ने एक्स बार राइट्स ली, हमें नहीं पता, आपने तो 4 बार ली थी, अब अखिला ने एक्स टाइम लिया और हमें नहीं पता कि एक्स क्या है, तो उसने एक्स टाइम राइट्स ली और एक राइट का कॉस्ट है 3 रुपीज, तो हम भी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो गया 3x। आई होप आई एम क्लियर विद दैट। उसके बाद ओके, अब अखिला ने एक बार खेलने के लिए कितने रुपए दिए हैं, 4 रुपीज, तो सेम उसने 4 रुपीज दिए हैं वाई बार खेलने के लिए, तो 4 बार। आप क्वेश्चन में हमें दिया है कि उसने ये 2 राइड्स एंजॉय की है, तो ये क्या है बच्चों, ये अमाउंट है और ये भी क्या है, अमाउंट है, तो अमाउंट को प्लस करके उन्होंने उसका टोटल एक्सपेंस दिया है 20। ये आपकी बन गई इक्वेशन नंबर 2। आई होप आई एम क्लियर विद दैट। एक और बार रिकेप दे देती हूँ मैं फटाफट। सबसे पहले हमने माना कि उसने राइट्स कितनी बार ली है, x बार, और उसने गेम कितनी बार खेला है, y बार, ठीक है। अब क्वेश्चन में दिया है कि जितनी बार उसने गेम खेला है वो हाफ है, हाफ है किसका, नंबर ऑफ राइट्स जितनी उसने ली है, तो y इज इक्वल्स टू हाफ x हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। उसके बाद वो कह रहे हैं कि उसने एक राइड के लिए 3 रुपए दिए, तो x राइड के लिए कितने रुपए देगी, 3x। उसके बाद वो कह रहे हैं कि उसने एक बार गेम खेलने के लिए 4 रुपीज दिए हैं, तो y बार गेम खेलने के लिए वो 4 रुपीज देगी। अब ये भी हमारे रुपीज है और ये भी रुपीज है, ठीक है। उसने ये 2 गेम खेले हैं और उसने टोटल कितना खर्च करके आई है, वो 20 वो स्पेंड करके आई है, तो इन दोनों को प्लस कर दिया तो 20। आई होप आई एम क्लियर विद दैट। मैंने बहुत ही ज्यादा सिंपल वे में इसको समझाने की कोशिश की है। अगर आपको फिर भी कुछ भी डाउट होता है तो आप प्लीज नीचे कमेंट कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो बेसिकली इस चैप्टर में सिर्फ 3 ही मेथड्स हैं जो हमें पढ़ने हैं, ठीक है। अभी हमने देखा कि कैसे 2 इक्वेशंस बनाई जाती हैं। आपको पूरे चैप्टर में कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा कि आपको आपको एक सिचुएशन से इक्वेशन बनानी है, ठीक है। देखिए बच्चों, हम क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं इसलिए हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं। अगर आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और आपको कुछ डाउट होता है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, ओके। उसके बाद आपको कहेंगे आपको उन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो इस चैप्टर में हमें पढ़ना ही सिर्फ 3 चीज़ है, जो कि है ग्राफिकल मैथड, सब्स्टिट्यूशन मैथड और एलिमिनेशन मैथड, ठीक है। अब सबसे पहले होती है ग्राफिकल मैथड, और मैं कहूँगी कि सबसे जो टफ चीज़ है वो है ग्राफिकल मैथड। एक्चुअली टफ इसलिए लगती है बच्चों को क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा लेंदी है, ठीक है। तो मैं ये चाहती हूँ कि पहले मैं आपको ये दोनों मैथड्स बताऊं और लास्ट में ग्राफिकल बताऊं, क्योंकि अगर मैं आपको पहले ग्राफिकल बताऊंगी तो आपको वो बहुत ही ज़्यादा लेंदी लगने वाली है और क्या पता आप आगे के दोनों जो इजी मैथड्स हैं उस तक जाए ही ना और इस चैप्टर को स्किप कर दें, ठीक है। तो पहले मैं आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगी, फिर हम एलिमिनेशन पे जाएंगे एंड देन हम ग्राफिकल पे जाएंगे। और ग्राफिकल में आपको बोर्ड पे सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगी, ग्राफिकल में आपको ग्राफ को प्रॉपरली सॉल्व करके दिखाऊंगी, जिससे आपको, क्योंकि व्हाट डू आई बिलीव इज, अगर भले ही हम एक क्वेश्चन करें पर उस एक क्वेश्चन को हम इतनी एक्यूरेसी से करें कि आपसे वो बाकी के क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ओके स्टूडेंट्स, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है बच्चों, सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है किसी की जगह किसी और को देना, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है किसी की जगह किसी और को देना। जैसे कि क्लास में असेंबली में, ठीक है, आपको थॉट ऑफ द डे बोलने के लिए कहा गया और आपको डर लग गया और आप एब्सेंट हो गए, ठीक है। तो आपकी जगह पे किसी और को थॉट बोलने के लिए कहेंगे, तो उसको कहते हैं सब्स्टिट्यूट करना, किसी की जगह किसी और को देना। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है बच्चों, जब हम एक वेरिएबल की जगह किसी दूसरे वेरिएबल को दे देते हैं, ठीक। अब हमारे पास ये 2 इक्वेशन है, मैंने इन 2 इक्वेशन को साइड में से लिखा है क्योंकि मैं आपको जो तीनों ही मेथड समझाने वाली हूँ वो तीनों इसी इक्वेशन से समझाऊंगी, ताकि आप देख पाए कि किसी भी मेथड से क्वेश्चन सॉल्व किया जाए तो आंसर सेम ही आता है। आपको जो इजी लगती है आप वो करिएगा, पर अगर एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में लिखा है कि आपको स्पेसिफिकली इसी मेथड से करना है तो फिर आपको उसी मेथड से करना है। बट हाँ, अगर नहीं लिखा है कौन सी मेथड से सॉल्व करना है तो आपको जो इजी लगता है आप उसी कीजिएगा, आंसर सबसे सेम ही आता है। इसीलिए हम इन दोनों ही इक्वेशन को लेके तीनों मेथड को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूशन का मतलब तो आप समझ ही रहे हैं। अब आपको दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन सबसे पहले लिखनी है, ठीक है। आपको दोनों में से जो भी लिखेंगे आंसर सेम ही आएगा, ठीक है बच्चों। आप फर्स्ट वाली भी लिख सकते हैं और आप सेकेंड वाली भी लिख सकते हैं, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे सेकेंड वाली इक्वेशन लिख रही हूँ, तो मैंने लिखा 2x - 2y इज इक्वल्स टू 2, ठीक है।
अब आप दोनों में से कोई सी भी एक इक्वेशन ले सकते हैं, तो दोनों में से मैंने ली है सेकेंड वाली, आप फर्स्ट भी ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दो वेरिएबल है, अब अगेन आई एम सीइंग कि आप दोनों में से कोई सा भी वेरिएबल ले सकते हैं, ठीक है, दोनों में से आप कोई सा भी वेरिएबल ले सकते हैं। तो मैं वेरिएबल ले सकते हैं, इसका मेरा मतलब है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है बच्चों, कि आपको एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में दूसरा वेरिएबल लाना होता है। मतलब कि यहाँ इस साइड में सिर्फ एलएचएस में सिर्फ एक वेरिएबल लिखा होगा और बाकी सारे जो चीजें हैं इक्वेशन में वो सब आरएचएस में आ जाएगी, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ यहाँ पे x को एलएचएस में रखना और y को आरएचएस में रखना। अब आप चाहे तो y को एलएचएस में रख लीजिए और x को आरएचएस में पहुंचा लीजिए, ठीक है, दोनों चीजें आप कर सकते हैं। तो मैंने x को चूज किया, ठीक है। तो देखिए 2x एज इट इज लिख दिया, इक्वल्स टू लगा दिया और ये वाला 2 लिख दिया। अब मैं इस -2y को इधर भेज रही हूँ आरएचएस में, तो ये हो जाएगा +2y, ठीक है। मैं आरएचएस में तो एज इट इज ही लिख रही हूँ। देखिए बच्चों, ये एम्प्लॉइज का साइन लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, तो अब मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 में सिखाया था बच्चों कि अगर आप कोई चीज कॉमन लेते हैं तो उसका मतलब होता है डिवाइड करना, ठीक है। तो मैंने 2 कॉमन लिया है, तो अंदर क्या बचेगा 1 + 1, 1y का 1 + 1y, तो 1y लिखे या सिर्फ y लिखे एक ही बात है, इसलिए मैं इसको हटा देती हूँ, ओके। ये 2 यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो मैं इस 2 को यहाँ पे भेज रही हूँ डिवाइड में। ये 2 से ये 2 कैंसिल, आपकी x की वैल्यू आई है 1 + 1, इसको आप नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब हमारे जो क्वेश्चन की इक्वेशन है, हम इसे नाम देते हैं, ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो इसको हम नाम दे देते हैं 3। ओके, अब आप क्या करेंगे बच्चों, अब आपने जो इक्वेशन चूज की थी, तो मैंने सेकेंड चूज करी थी, तो अब मैं क्या करूंगी, अब मैं इस x की वैल्यू को फर्स्ट में डालूंगी। अगर आप फर्स्ट चूज करते हैं तो आप सेकेंड में डालेंगे, मैंने सेकेंड चूज की थी तो मैं फर्स्ट में डालूंगी, ठीक है, x की इस वैल्यू को। तो फर्स्ट इक्वेशन लिख लेते हैं, 3x + 4y = 10, ठीक है। अब इस x की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। x की वैल्यू क्या है बच्चों, 1 + y, तो x की जगह पे ब्रैकेट लगा के आप लिखेंगे 1 + y। आई होप आई एम क्लियर विद दैट, ओके। अब इस 3 का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, ठीक है, क्योंकि 3 इनके साथ मल्टीप्लिकेशन में है। 3 × 1 = 3 + 3 × y is 3y + 4y = 10। 3 को एज इट इज लिख देंगे, 3y + 4y 7y, ठीक है। उसके बाद 3 यहाँ पे प्लस का है, इधर के वो माइनस का हो जाएगा, y की वैल्यू आई 7/7, जो कि होती है 1। आई होप आई एम क्लियर विद दैट, ठीक है। अब आपके पास y की वैल्यू आ गई, अब हम इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। ओके, अब हमारे पास y की वैल्यू आ गई है। अब इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 3 में डालेंगे। पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, ठीक है। इक्वेशन 3 क्या है, x = 1 + y, तो x = 1 + 1, तो यहां से हमारी x की वैल्यू आ गई 2।
ओके, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। ओके, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। एक और बार रिकेप देख लेते हैं बच्चों। सबसे पहले आपको दो इक्वेशन दी होगी, दोनों में से आप किसी भी एक इक्वेशन को लेंगे। मैंने सेकंड इक्वेशन को लिया है। अब दोनों वेरिएबल में से आप कोई एक वेरिएबल चूज करेंगे। मैंने एक्स को चूज किया है। एक्स के रिस्पेक्ट में मैंने वाई की वैल्यू निकाली है, आप वाई के रिस्पेक्ट में एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। उसके बाद एक्स की ये जो वैल्यू आई है वाई के रिस्पेक्ट में, इसको हमने यहाँ पे सेकंड इक्वेशन चूज की थी, तो सेकंड चूज की थी तो उसके अपोजिट फर्स्ट में रखेंगे। ठीक है, जो एक्स की वैल्यू आई है वाई के रिस्पेक्ट में उसको फर्स्ट इक्वेशन में डाला, तो और फिर इसको सॉल्व किया, तो यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू आ गई। y की वैल्यू को हमने इस इक्वेशन में डाला तो x की वैल्यू आ गई। आई होप आई एम क्लियर विद दैट। बहुत ही इजी था ये सोल्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत ही ज्यादा इजी होती है। अगर आपको इस इजीएस्ट मेथड में भी कुछ डिफिकल्टी लगती है तो आप प्लीज कमेंट कीजिए। एक और चीज, यहाँ पे हम आंसर नोट डाउन कर लेते हैं और हम चेक करेंगे कि सारी मेथड से यही आंसर आ रहा है या नहीं। हमारी x की वैल्यू आई है 2 और y की वैल्यू आई है 1। हमारे आंसर क्या है बच्चों? 2,1। आंसर मैंने ऐसे क्यों लिखा? क्योंकि हम पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए आगे बढ़ते हैं एलिमिनेशन मेथड के साथ। अब एलिमिनेशन मेथड का मतलब क्या होता है बच्चों? एलिमिनेट करना, मतलब किसी एक चीज को हटाना। ठीक है, जैसे आपके बेस्ट फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है और वो बच्चा जो आपके बेस्ट फ्रेंड को अच्छा नहीं लगता, आप उसे पार्टी में नहीं बुलाते हैं, आप उसे पार्टी से एलिमिनेट कर देते हैं, लाइक दैट। ओके, तो वैसे ही हम क्या करेंगे, हमारे पास दो वेरिएबल है अल्टीमेटली, तो हम दो में से किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देंगे, हटा देंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसके लिए हमें दोनों ही इक्वेशंस का काम है, तो सबसे पहले मैं दोनों ही इक्वेशंस यहाँ लिख देती हूँ। ओके, अब आपको अगेन, जैसे मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन में बताया था कि आप कोई सा भी वेरिएबल या कोई सा भी इक्वेशन ले सकते हैं। अब अगेन आई एम सेइंग इक्वेशंस तो हमें दोनों ही लेनी है, पर आप दोनों में से कोई भी एक वेरिएबल अपने पसंद का चूज कर सकते हैं। ठीक है, या तो आप x को हटा दीजिए दोनों इक्वेशन में से, या तो आप y को हटा दीजिए, आपको जो सूट लगे। ठीक है, अब मैंने यहाँ चूज किया है कि मैं किसको हटाना चाहती हूँ, मैं y को हटाना चाहती हूँ। ठीक है, अगर आप x को हटाना चाहते हैं तो आप वो प्रोसेस x के लिए कीजिए, मैं यहाँ वो प्रोसेस y के लिए कर रही हूँ। अब आपको करना क्या है, आपको जिस भी चीज को, जिस भी वेरिएबल को हटाना है, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ चूज किया कि मुझे y को हटाना है, तो उसका जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है बच्चों? कोफिशिएंट मतलब वेरिएबल के आगे लिखा होने वाला नंबर। तो आपको दोनों ही नंबर के कोफिशिएंट को क्या बनाना होता है? सेम बनाना होता है। ठीक है, तो यहाँ मेरा y का कोफिशिएंट है -2 और यहाँ y का कोफिशिएंट है 4, तो मुझे दोनों ही कोफिशिएंट्स को सेम बनाना होगा। अब कोफिशिएंट्स को सेम कैसे बनाते हैं? जो भी छोटा नंबर है आप उसमें कुछ मल्टीप्लाई कीजिए जिससे क्या आ जाए, बड़ा नंबर आ जाए। फिर से मैं कह रही हूँ, एडिशन नहीं करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है। जो छोटा नंबर है आप उसमें कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई कीजिए जिससे क्या आ जाए, वो बड़ा नंबर वाला कोफिशिएंट आ जाए। अब यहाँ तो मैं 2 में 2 मल्टीप्लाई करके 4 ले आऊंगी, पर मान लीजिए कि यहाँ पे अगर 2 होता और यहाँ पे 5 होता। ठीक है, तो हम क्या करते, अगर ऊपर वाले में 5 होता है, नीचे वाले का कोफिशिएंट 2 होता, तो मैं क्या करती, तो मैं दोनों को ऐसे किसी नंबर से मल्टीप्लाई करती जिससे ये दोनों क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। जैसे मैं 2 को मल्टीप्लाई कर देती 5 से, 5 को मल्टीप्लाई कर देती 2 से, तो आ जाता, तो ये दोनों ही नंबर सेम बन गए। ये कोइंसिडेंस था कि इसमें ये मल्टीप्लाई कर दो, इसमें मल्टीप्लाई कर दो, बट हमें अल्टीमेटली दोनों ही नंबर को सेम लाना था। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो हमें y के कोफिशिएंट्स को सेम बनाना है, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं ये जो हमारी सेकेंड इक्वेशन है इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। ठीक है, अब आपको सिर्फ उस एक पर्टिकुलरली टर्म को मल्टीप्लाई नहीं करना है, आपको पूरी इक्वेशन को ही मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब 2 का मल्टीप्लाई यहाँ भी होगा, यहाँ पे भी होगा और यहाँ भी होगा। ठीक है, 2 इंटू 2x 4x, 2 इंटू -2y -4y,
2 इंटू 2 4। तो ये आपकी जो इक्वेशन 2 है वो नई बन चुकी है, न्यू है, ठीक है। अब हम देखिए y के कोफिशिएंट तो सेम हो गए, नंबर तो सेम हो गए, यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है, पर साइन अलग है, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है। अब एक बात ध्यान से सुनिए बच्चों, जब आपके साइन डिफरेंट है, जैसे यहाँ मेरे केस में साइन डिफरेंट है, जब साइन डिफरेंट है तो हम एडिशन करेंगे, और अगर साइन आपके ये सेम होते, अगर यहाँ भी माइनस है और वहां भी माइनस ही होता, तो हम सब्सट्रैक्शन करते, ठीक है। साइन अगर डिफरेंट है तो एडिशन करना है, साइन अगर सेम है तो सब्सट्रैक्शन करना है, ठीक है। मेरे यहाँ केस में साइन क्या है, डिफरेंट है, तो मैं क्या करूंगी, एडिशन करूंगी। इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन नंबर 3 नाम दे रही हूँ। इक्वेशन 1 और 3 को हमें क्या करना है, 1 एंड 3, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे हम, अब देखिए बच्चों, मैं क्या कर रही हूँ, मैं एडिशन कर रही हूँ, तो एडिशन में साइन चेंज नहीं होता है, ठीक है। साइन किस में चेंज होता है, सब्सट्रैक्शन में। अगर मुझे इन दोनों इक्वेशन को क्या करना होता, सब्सट्रैक्ट करना होता, तो नीचे वाली पूरी इक्वेशन के साइन चेंज हो जाते, जैसे कि ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाता, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाता, और ये प्लस का है तो माइनस का हो जाता। पर हम क्या कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं, एडिशन में साइन चेंज नहीं होता है, ठीक है। अब 3x 4x क्या कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं, 3x ये 3x प्लस 4x 7x 4y प्लस माइनस 4y, देखिए 4y प्लस माइनस 4y, ठीक है। 4y ब्रैकेट ओपन होगा, प्लस माइनस माइनस 4y माइनस 4y 0, तो 0 है तो इसलिए हम इसे नहीं लिखेंगे, ये क्या हो गए, एक दूसरे से कैंसिल हो गए, ठीक है। अब एग्जाम में आप कैंसिल जब कर रहे हैं, तो या तो आप एक इतनी बड़ी लाइन खींच के इसको कैंसिल करके दिखाइए, या तो आप मत ही दिखाइए, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं, इसको ऐसे 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 करके कैंसिल कर देते हैं, या ऐसे करके कैंसिल कर देते हैं, जो कि क्या माना जाता है, गलत माना जाता है। या तो आप एक लाइन को भी इसको कैंसिल कीजिए, या तो आप इसको कैंसिल ही मत कीजिए, ठीक है। 7x इज इक्वल टू 10 प्लस 4 क्या होगा, 14। आई होप आई एम क्लियर विद दैट। अब क्या बचा, 7x इज इक्वल्स टू 14, तो x इज इक्वल्स टू 14 अपॉन 7, तो 14 अपॉन 7 2, x की वैल्यू आ गई हमारी 2। क्या हमारी उस क्वेश्चन में भी x की वैल्यू 2 आई थी, जी हाँ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब वही जो सब्स्टिट्यूशन में किया था, x की वैल्यू आ गई, किसी भी इक्वेशन में आप x की वैल्यू डाल दीजिए, आपकी y की वैल्यू आ जाएगी। आप x की वैल्यू कहाँ कहाँ डाल सकते हैं, आप फर्स्ट इक्वेशन में डाल सकते हैं, सेकंड में डाल सकते हैं, और याद है हमने ये सेकंड से थर्ड बनाई थी, तो आप थर्ड में भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो किसी में भी रैंडमली डाल दीजिए, मैं डालना चाहती हूँ, चलिए एक काम करते हैं, फर्स्ट में डाल देते हैं, ठीक है। ठीक है, x की वैल्यू मैंने डाल दी। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा बच्चों, जब भी आप किसी नंबर की वैल्यू डालते हैं तो हम उसे किस में रखते हैं, ब्रैकेट में रखते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने 2 को भी ब्रैकेट में रख दिया, 3 2 जा 6 प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10, 4y यही रहेगा, 6 यहाँ माइनस में आ जाएगा, 10 माइनस 6 4, y इज इक्वल्स टू 4 अपॉन 4, और y की वैल्यू आ गई है 1। तो देखा आपने,
यहाँ x की वैल्यू आई थी 2 और यहाँ y की वैल्यू आई है 1। क्या हमारे लास्ट क्वेश्चन में भी ये वैल्यू आई थी? जी हाँ, x की वैल्यू 2 और y की 1, x वैल्यू 2 और y की 1। तो देखा आपने, आप किसी भी मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करें आंसर सेम ही आता है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो एक रिकैप ले लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने दोनों इक्वेशंस को लिख लिया है, उसके बाद कोई भी एक वेरिएबल को हम चूज करेंगे। मैंने चूज किया है y को, आप x को भी चूज कर सकते हैं। अब मैंने क्या किया, मैंने y की और दोनों ही जगह y के वेरिएबल के कोफिशिएंट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। यहाँ 2 है, यहाँ -2 है और वहाँ 4 है, तो मुझे दोनों को ही क्या करना है, सेम करना है। सेम कैसे करूंगी, कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करके, जो कि पूरी इक्वेशन में होगा। तो मैंने -2 में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करा, तो ये मेरी थर्ड इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पे मेरा जो y का टर्म है वो नेगेटिव है और यहाँ y का टर्म पॉजिटिव है। अगर डिफरेंट टर्म्स होते हैं, डिफरेंट साइन होते हैं, तो हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, और अगर सेम साइन होते हैं तो हम सब्सट्रैक्ट करते हैं। अब हमारा साइन क्योंकि डिफरेंट था तो हमने क्या किया, ऐड किया, तो हमारा वो वाला जो टर्म जिसको मैंने चूज किया था वो तो सबसे पहले एलिमिनेट ही हो जाएगा। ठीक है, जिसको मैंने एलिमिनेशन के लिए चूज किया था। उसके बाद एडिशन कर रहे हैं, 3x प्लस 4x 7x, 10 प्लस 4 is 14। x की वैल्यू यहाँ से आई 2, x की वैल्यू 2 आ गई। उसके बाद x की 2 वैल्यू को हमने तीनों में से किसी भी एक इक्वेशन में अगर हम पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। इजी, आई होप यू अंडरस्टैंड। बट मैं जो मेथड प्रेफर करती हूँ वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड में बच्चों से गलतियां ये हो जाती है कि वो क्या करते हैं, वो उन्हें ये मल्टीप्लाई करना नहीं आता कि हम वेरिएबल तो उन्होंने चूज कर लिया पर उसको सेम कैसे करें। अगर सेम कर भी लेते हैं तो यहाँ एडिशन और सब्सट्रैक्शन में गलती कर देते हैं। तो आई विल प्रेफर सब्स्टिट्यूशन, बट आपको जो मेथड इजी लगती है आप वो कीजिए। और चलिए ग्राफिकल मेथड समझते हैं, पर ग्राफिकल मेथड हम समझेंगे ग्राफ पे। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम देखेंगे कि हम ग्राफिकल मेथड में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने दोनों ही इक्वेशंस लिख ली हैं। दोनों इक्वेशन लिखने के बाद हम यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में x की कोई वैल्यू डालेंगे और y की वैल्यू निकालेंगे। सेम चीज हम यहाँ करेंगे, x की कोई वैल्यू डाल के y की वैल्यू निकालेंगे। आप y की वैल्यू डाल के x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं और यहाँ भी आप y की वैल्यू डाल के x की वैल्यू निकाल सकते हैं, पर हम क्या करेंगे, हम x की वैल्यू डाल के y की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले मैं x की जगह क्या कर रही हूँ बच्चों, x की जगह मैं 2 पुट कर रही हूँ। अब देखिए, ये नंबर आप अपने मन से कुछ भी ले सकते हैं, आप माइनस में ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 100, 1000, आप कुछ भी ले सकते हैं। पर जिस नंबर को लेने से आपकी वैल्यू जो है वो छोटी हो जाती है, या मैं कहूँ ईजी सोल्यूशन होता है, आप उसी नंबर को चूज कीजिएगा। ठीक है, अब मैंने x की जगह पे 2 रख के और y की वैल्यू में निकाल रही हूँ। 3 2 6 प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10। 4y इज इक्वल्स टू 6, यहाँ पे प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा। 4y इज इक्वल्स टू 10 माइनस 6 4, y इज इक्वल्स टू 4/4, y की वैल्यू आ गई 1। x की वैल्यू 2 रखने पे y की वैल्यू 1 आई है। टेबल में हम पुट करते जाएंगे। उसके बाद हम x की जगह पर 0 रखेंगे, x की जगह हम 0 रखेंगे। थ्री इंटू 0 0 ही होता है। 4y इज इक्वल्स टू 10, y इज इक्वल्स टू 10/4, y इज इक्वल्स टू 2.5। देखिए बच्चों, अगर मुझे एक लाइन बनानी है तो मुझे सिर्फ 2 पॉइंट की जरूरत है, एक स्टार्टिंग पॉइंट और एक एंडिंग पॉइंट, और एक लाइन बन गई। पर हम यहाँ पे 3 पॉइंट्स लेंगे जिससे ग्राफ अच्छा लगता है। ठीक है, आप 3 से ज्यादा भी ले सकते हैं, पर आपका ग्राफ साफ सुथरा दिखे इसीलिए हम क्या करते हैं, हम 3 ही पॉइंट लेते हैं। अब मैं x की जगह क्या रख रही हूँ बच्चों, 3 रख रही हूँ। थ्री 3s are 9 plus 4y is equals to 10. 4y is equals to 10 minus 9. 4y is equals to 1. Y is equals to 1/4. Y is equals to 0.25. x की वैल्यू 3 रखने पे y की वैल्यू 0.25। अब यही चीज, सेम चीज हम सेकेंड इक्वेशन के साथ भी करेंगे।
अब मैं x की जगह ले रही हूँ सबसे पहले 2। अब देखिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले x की जगह 2 लिया था और यहाँ भी मैं x की जगह 2 ले रही हूँ, पर ऐसे कोई कंपल्शन नहीं है कि आप दोनों ही तरफ सेम नंबर लेंगे, आप अलग अलग नंबर भी ले सकते हैं। 2 into 2 minus 2y is equals to 2. 4 minus 2y is equals to 2. Minus 2y is equals to 2 minus 4. Minus 2y is equals to 2 minus 4 minus 2. y is equals to minus 2 upon minus 2. minus 2 से minus 2 कैंसिल होगा तो y की वैल्यू आएगी 1. x की वैल्यू 2 रखने पे y की वैल्यू आई है 1. आगे बढ़ते हैं। अब मैं x की जगह पर 0 रखूंगी। टू इंटू 0 0 minus 2y is equals to 2. y is equals to 2 upon minus 2 1. x की वैल्यू 0 रखने पे y की वैल्यू आई है -1. उसके बाद x की जगह हम 3 रखेंगे। 2 3s are 6 minus 2y is equals to 2. Minus 2y is equals to 2 minus 6. Minus 2y is equals to 2 minus 6 minus 4. y is equals to 2. x की वैल्यू 3 रखने पे x की वैल्यू 3 रखने पे y की वैल्यू आई है 2. सबसे पहले हमने दोनों ही इक्वेशन में x की जगह पे कोई नंबर रख के y की वैल्यू को निकाला है। x की जगह हमने मन से कोई भी नंबर डाला है। अगर आपको x की जगह नहीं डालना है, y की जगह डालना है, तो आप y की जगह भी डाल सकते हैं। मतलब कि एट द एंड आपको एक वेरिएबल की जगह कोई भी नंबर डाल के दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, और ये चीज आपको दोनों ही इक्वेशंस के लिए 3 बार करनी है। ठीक है, आपको समझ में आया? ओके। अब ये जो टेबल पे हमारे पास पॉइंट्स लिखे हैं, ठीक है, इन पॉइंट्स को हमें ग्राफ पे प्लॉट करना है। अब जब भी आप ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये जो लाइन है इसे कहते हैं एक्स एक्सिस, और ये जो लाइन है इसे कहते हैं वाई एक्सिस। सबसे पहले आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनानी है, और उनके ऊपर क्या लिखना है? नाम लिखना है। जैसे यहाँ लिखा है एक्स, यहाँ हम लिखेंगे x के ऊपर एक 1, मतलब कि नेगेटिव एक्स एक्सिस। यहाँ लिखा है y, हम यहाँ लिखेंगे y डैश। ठीक है बच्चों, अगर आपने नेमिंग नहीं किया है एक्सिस का तो चेकर इसके मार्क्स कट कर सकता है, इसीलिए आप पहले ही नेमिंग कर दीजिए। ठीक है, अब हम इन पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हमें प्लॉट करना है 2,1। ठीक है, एक्स एक्सिस पे 2 लेना है बच्चों, एक्स एक्सिस पे 2 और वाई एक्सिस पे 1। ये देखिए, एक्स एक्सिस पे 2 और वाई एक्सिस पे 1। एक्स पे 2 कहाँ है? यहाँ, और वाई पे 1 कहाँ है? यहाँ। इन दोनों से जब हम आगे बढ़ेंगे तो ये वाला पॉइंट जो है हमारा मीटिंग पॉइंट है। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक्स एक्सिस से 2 और वाई एक्सिस से 1। उसके बाद हमें लेना है एक्स एक्सिस पे 0, एक्स एक्सिस पे 0 यहाँ पे, और वाई एक्सिस पे 2.5। वाई एक्सिस पे 2 यहाँ है, 2.5 कहाँ आएगा बच्चों? 2 से थोड़ा ऊपर यहाँ पे। पॉइंट लगाने के बाद उसे सर्कल कर लीजिए जिससे वो हाईलाइट हो जाएगा। उसके बाद आपको एक्स एक्सिस पे लेना है 3 और वाई एक्सिस पे लेना है 0.5। तो वाई एक्सिस पे 0 तो यही है, ठीक है, और 0.5 मतलब यहाँ से थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, अब हम इस लाइन को ज्वाइन कर देते हैं। देखिए बच्चों, एक ग्राफ के तीनों पॉइंट्स बनाने के बाद ही आपको उन लाइंस को ज्वाइन कर देना चाहिए, क्योंकि अगर आप बाद में ज्वाइन करेंगे ना तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि कौन से पॉइंट कौन से लाइन के हैं, कौन सी इक्वेशन के हैं। अब हम इनके पॉइंट्स लिख देते हैं। पॉइंट्स हम बाद में लिखेंगे क्योंकि बाकी के पॉइंट्स के साथ वो क्लैश नहीं होने चाहिए।
उसके बाद सेकेंड इक्वेशन में 2,1 ऑलरेडी हमने प्लॉट किया था फर्स्ट इक्वेशन का। उसके बाद 0,1, 0 ये और -1 हमें लेना है y एक्सिस पे, तो ये रहा। उसके बाद 3,2, x एक्सिस पे 3 और y एक्सिस पे 2, ये वाला। अब इसके पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे हम। अब आपकी जो लाइन बनी है बच्चों, उस लाइन के ऊपर हम इक्वेशन को लिखेंगे, जिससे कि ये क्लियर पता चल जाएगा कि कौन सी इक्वेशन की लाइन है। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन की लाइन है, तो यहाँ पे हम फर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे 3x + 4y = 10, और यहाँ हम सेकेंड इक्वेशन लिखेंगे 2x - 2y = 2। ठीक है बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड। एक बार हम इसका रिकेप देखते हैं। सबसे पहले हमें जो फर्स्ट इक्वेशन है, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, उसकी इन पॉइंट्स को ग्राफ पे प्लॉट करना है। ठीक है, तो हमने प्लॉट किया x की जगह 2, y x सबसे पहला पॉइंट है हमारा 2,1, तो हमने यहाँ पे प्लॉट किया, ये वाला जो हमारा पॉइंट था उसको प्लॉट किया हमने 2,1। ठीक है बच्चों, इस तरीके से अगर आप सफाई से पॉइंट्स को लिख सकते हैं तो आप बिल्कुल लिखिएगा, पर अगर आप सफाई से नहीं लिख सकते तो आप उसे छोड़ दीजिएगा। उसके बाद 0,2.5, तो हमारा ये रहा 0,2.5। उसके बाद हमने प्लॉट किया 3,0.5, ये रहा 3,0.25। उसके बाद ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन के पॉइंट्स। उसके बाद हमने सेकेंड इक्वेशन के पॉइंट्स को प्लॉट किया, जहाँ पे हमें 2,1 हमने पहले कर दिया। उसके बाद 0,-1 ये वाला। उसके बाद 3,2 हमारा ये वाला पॉइंट। बस, और आपको दोनों ही इक्वेशंस के जो हमारे पॉइंट्स हैं उनको लाइन से ज्वाइन कर देना है। जब आप लाइन से ज्वाइन करेंगे तो आपके पास ऐसा कुछ ग्राफ निकल के आएगा। अब जो आपके दोनों ही लाइंस हैं वो जहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, यहाँ पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये वाला पॉइंट आपका क्या है, ये आपका आंसर है। ये कौन सा पॉइंट है बच्चों, 2,1, ये है आपका आंसर। तो क्या ये आंसर आपका एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड से मैच हो रहा है? जी हाँ, बिल्कुल हो रहा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप प्लीज कमेंट कीजिए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। जैसे हमने जो दो इक्वेशंस ली है हमारी 3x + 4y = 10 और 2x - 2y = 2, तो दोनों इक्वेशंस में ये जो हमारा जो x का कोफिशिएंट है उसे हम कहते हैं a1। ठीक है, पूरे 3x को a1 नहीं, सिर्फ जो x का कोफिशिएंट है 3। ठीक है, a1 क्या है बच्चों हमारा 3। ठीक है, उसके बाद y का जो कोफिशिएंट है उसे हम कहते हैं b1, और जो कांस्टेंट टर्म है उसे हम कहते हैं c1। उसके बाद सेकेंड इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट है उसे हम कहते हैं a2, y का जो कोफिशिएंट है उसे हम कहते हैं b2। एक बात ध्यान रखिएगा कि साइन के साथ लेना है, अगर नेगेटिव है तो आपको माइनस का साइन लेना है। उसके बाद c2। ठीक है, आई होप आई क्लियर विद दैट। आपको वेरिएबल साथ में नहीं लेना है, आपको सिर्फ जो कोफिशिएंट है वो लेना है। ठीक है, और दूसरी चीज आपको क्या ध्यान रखनी है कि अगर माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लेना है। b2 की वैल्यू कितनी है, -2। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसका आगे क्या यूज है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम देखेंगे कि कैसे हम बिना ग्राफिकल मेथड के
ठीक है, हम पहले ही पता कर सकते हैं कि ग्राफ जो है वो कैसा बनेगा। ठीक है, बिना पूरी उस मेथड को सॉल्व करे हम कैसे फाइंड करें कि ग्राफ कैसा बनेगा। आपको क्वेश्चन भी है एनसीईआरटी में कि आपको विदाउट रिप्रेजेंटिंग द इक्वेशंस ऑन ग्राफ आप बताइए कि ग्राफ जो है वो उसकी जो लाइन्स है वो कैसी बनेगी। और साथ में दूसरा क्वेश्चन भी है कि आपको कंसिस्टेंसी बतानी है। ठीक है, कि आपका जो इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है या नहीं है। ठीक है, तो दोनों ही चीजें अब मैं आपको समझाने वाली हूँ। अब सबसे पहले अभी हमने देखा था a1 a1 a2 b1 b2। तो अगर हमने a1 अपॉन a2 हमने a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 किया, अगर a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है, a1 अपॉन a2 का रेशियो और b1 अपॉन b2 का रेशियो अगर इक्वल नहीं होता है तो हमारा जो ग्राफ है वो कैसा बनेगा, इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी। मतलब जो भी हम ग्राफ बनाएंगे वो कैसा होगा, इंटरसेक्ट करेगा। इंटरसेक्ट मतलब किसी एक पॉइंट पे मिलेगा। ठीक है, और उसका कैसा सोल्यूशन होगा, यूनिक। यूनिक मतलब एक ही सोल्यूशन होगा। अब आप खुद ही सोचिए, अगर एक इक्वेशन की लाइन ऐसी बनती है और दूसरी इक्वेशन की लाइन ऐसी बनती है तो दोनों इक्वेशन कहाँ मिल रही है, इस पॉइंट पे मिल रही है। ठीक है, तो इस पॉइंट में मिल रही है, इसका मतलब इनके कितने सोल्यूशन होंगे, एक ही। और वो ये जो पॉइंट है जहाँ मिलेंगे वो उनका सोल्यूशन होगा। ठीक है, ये क्या है, ये कंसिस्टेंट है। ठीक है, कंसिस्टेंट मतलब वो सिचुएशन जब आपकी ग्राफ के आंसर, आपकी इक्वेशन के आंसर आ रहे हैं। तो यहाँ आपका आंसर आ रहा है यूनिक सॉल्यूशन, मतलब एक सॉल्यूशन आ रहा है, इसीलिए ये क्या है, ये कंसिस्टेंट कंडीशन है। उसके बाद अगर आपका a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 तो इक्वल है, पर c1 अपॉन c2 इक्वल नहीं है, उस कंडीशन में आपका जो ग्राफ बनेगा वो पैरेलल लाइन बनेगा। पैरेलल लाइन मतलब जो कभी भी नहीं मिलती। अब जो कभी नहीं मिलती है उसका सोल्यूशन कैसे होगा, देखिए ग्राफ पे जो सोल्यूशन होता है वो क्या होता है, जहाँ दोनों लाइन्स मिल रही है। अब पैरेलल लाइन तो कभी मिलेंगी ही नहीं, इसीलिए पैरेलल लाइन का कोई सोल्यूशन भी नहीं होगा। ठीक है, और जब आपका सोल्यूशन ही नहीं आ रहा, आंसर ही नहीं आ रहा, तो वो क्या है, इनकंसिस्टेंट सिचुएशन है। ठीक है, उसके बाद अगर आपके तीनों ही रेशियो इक्वल है, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 तीनों ही अगर इक्वल है तो आपका ग्राफ कैसा बनेगा, आपका ग्राफ कोइंसाइड लाइन बनेगा। मतलब एक लाइन और दूसरी लाइन भी उसी के ऊपर, मतलब एक के ऊपर एक, कोइंसाइड मतलब एक के ऊपर एक। तो अगर आपकी एक के ऊपर एक लाइन बन रही है तो वो हर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, हर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो एक लाइन पे तो बहुत ही सारे पॉइंट होते हैं और ये लाइन भी आगे तक एक्सटेंड होगी। तो इसके कितने सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, बहुत सारे सॉल्यूशन है इसके। ठीक है, और सॉल्यूशन तो है भले एक हो या ज्यादा हो, तो इसीलिए भी ये भी क्या है, ये कंसिस्टेंट है। ठीक है, अब इस वाले केस में आपके फ्रेंड का कुछ और आंसर आ रहा है, आपका कुछ और आंसर आ रहा है, तो इट्स ओके। क्यों, क्योंकि इसके तो सॉल्यूशन ही बहुत सारे हैं। ठीक है, एक रिकेप ले लेते हैं। अब अगर आपको कंसिस्टेंसी फाइंड करनी है या ये फाइंड करना है कि ग्राफ पे आपका जो लाइन्स है वो कैसे बनेंगी, तो उसके लिए हम a1 a2 b1 b2 c1 c2 का रेशियो फाइंड करते हैं। ठीक है, अगर a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन a2 इक्वल नहीं होते हैं तो ग्राफ इंटरसेक्टिंग बनेगा, जिसका यूनिक मतलब एक ही सॉल्यूशन होगा। अगर a1 a2 और b1 b2 का रेशियो इक्वल है पर c1 c2 इक्वल नहीं है तो पैरेलल लाइंस बनेंगी। पैरेलल लाइंस कभी मिलती नहीं है, इसलिए इनका नो सॉल्यूशन होगा। और अगर तीनों इक्वल है मतलब एक के ऊपर एक लाइन बनेंगी, जो जिसको हम कहते हैं कोइंसिडेंट लाइन, और जो क्या होगी, जिनके बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, हर वो पॉइंट सॉल्यूशन होगा जहां जहां वो लाइन बन रही है। अब जहां जहां आपको सॉल्यूशन मिल रहा है, वो सॉल्यूशन कहाँ मिल रहा है, यूनिक में मिल रहा है और इनफाइनाइट में मिल रहा है। यूनिक में एक और इनफाइनाइट में बहुत सारे। तो ये दोनों क्या है, आपकी कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंसी की ये दोनों आपकी कंसिस्टेंट सिचुएशन है। और पैरेलल भी आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो ये क्या है, इनकंसिस्टेंट है। आई होप आई एम क्लियर विद दैट। ओके बच्चों, तो इस वीडियो में हमने क्या क्या देखा, हमने देखा कि कैसे हम किसी वर्ड प्रॉब्लम में से दो इक्वेशंस बनाते हैं, कैसे उन्हें सॉल्व करते हैं ग्राफिकल एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड से। फिर हमने देखा कि कैसे हम बिना सॉल्व करे ये पता करें कि हमारे जो ग्राफ्स हैं वो कैसे बनेंगे, इंटरसेक्टिंग बनेंगे, पैरेलल बनेंगे या कोइंसाइड लाइंस बनेंगी। और हमने देखा कि कैसे हम कंसिस्टेंसी चेक करें कि जो सोल्यूशन है वो कंसिस्टेंट है, जो इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है या नहीं है। ठीक है, अब इतनी सारी चीजें क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट में थी तो हम वैसे भी कॉन्सेप्ट कॉर्नर में क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही नहीं सकते। तो पर फिर भी बच्चों, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते समय कुछ भी डाउट आता है तो आप प्लीज कमेंट कीजिए। एंड ऑल्सो ये तो कॉन्सेप्ट कॉर्नर सीरीज थी, हम एक न्यू सीरीज इंट्रोड्यूस करेंगे जिसमें हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आई होप यू आर क्लियर विद योर कॉन्सेप्ट्स। और
और हाँ, अगर आपको मैथ्स एग्जाम और बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे बैलेंस करने की कोई सिचुएशन मिली तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।